इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल ज्यूरी स्टूडेंट, जो कि डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। टॉपिक का नाम है आज के द फार्मेसी एक्ट 1948। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस तो पूछे ही जाने हैं, और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे फार्मेसी के लिए। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ पे टॉपिक्स देख रहे हैं कि आपको सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है। आपका इसमें एजुकेशन रेगुलेशन भी शामिल है, और पीसीआई में कैसे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस रहेगा, ये सारे रूल आपके इसी टॉपिक में कवर हो जाएंगे। इसी एक्ट के अंडर में आते हैं। तो ये एक्ट है 1948। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल डी फार्मा इजी नोट। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, और चलिए देखते हैं इन टॉपिक में क्या क्या हम लोग को बहुत अच्छे से ध्यान देना है, जो इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक एक्ट के बारे में, जो फार्मेसी एक्ट है, द फार्मेसी एक्ट 1948 वॉज पास्ड विथ द प्राइम ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि फार्मेसी एक्ट 1948 में पास हुआ था और वो इंडिया में लागू हो गया था, मतलब अचीव हो गया था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि फार्मेसी एक्ट इंडिया में कब हुआ था, तो 1948 में। ठीक है, तो यहाँ से ये एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा है। तो देखिए, मेरा यहाँ पे इंग्लिश में बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हूँ कि दी इंग्लिश में क्यों पढ़ा रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पे सिलेबस जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग ये सब समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आप लोगों के लिए, क्योंकि जो पॉइंट आपको यहाँ पे, जैसे कि एमसीक्यू वाले जो पॉइंट यहाँ पे आपको मिल रहे हैं इम्पोर्टेंट वाले, वो पॉइंट आपको हिंदी में नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके जो सिलेबस है उसमें साफ लिखा गया है कि मुझे ये पॉइंट कवर करना है। तो हम लोग इधर उधर क्यों भाग के अपना टाइम वेस्ट करें। पहले जो हमारा इम्पोर्टेंट फोकस है उसी पे हम लोग कब देखेंगे, और फिर जो जैसे कि जो काफ़ी बार इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, रिपीट हुए हैं, उनको तो मैं हिंदी में दूंगी ही। सभी लोग को यह विश्वास बनाए रखना है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि हिंदी में नहीं पढ़ाऊंगी। मैं इसको इसलिए पढ़ा रही हूँ जिससे कि आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि इसको स्किप करके बहुत ही ज़्यादा नॉलेज ऐसा नहीं कि मिल जाएगी आपको। इसको स्किप करके बहुत कम नॉलेज मिलेगी, जो कि मतलब कि न्यू सिलेबस आया तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग को पढ़ाई करना होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का पॉइंट। देखिए, पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडिंग यूनिफॉर्म एजुकेशन ट्रेनिंग। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि 1948 के अकॉर्डिंग ही जो हमारी ट्रेनिंग होती है, जो हमारा एजुकेशन रेगुलेशन है। बहुत सारे स्टूडेंट महाराष्ट्र, हरियाणा से कमेंट करते हैं कि मैम हमारे सिलेबस में ये है, क्या हम इस वीडियो को देख सकते हैं। यस, बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो फार्मेसी एक्ट है पूरी इंडिया में, सिर्फ यूपी में ही नहीं, पूरी इंडिया में एक ही है। इसलिए आप बेझिझक ये वीडियो देख सकते हैं और अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि 1948 के अकॉर्डिंग ही हमारी ट्रेनिंग वगैरह, एजुकेशन रेगुलेशन सब कुछ आता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में ये लिखा गया है। सेकंड पॉइंट में देखिए क्या लिखा है, और ये मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है कि जैसे किन स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन करना है कंप्लीट करने के बाद। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस एक्ट प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड स्टेट काउंसिल इंडिया। तो ये फार्मेसी काउंसिल इंडिया और स्टेट में, जैसे कि हर स्टेट का एक काउंसिल होता है, उसमें रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तब जाके रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखिए, फंक्शन ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसे पीसीआई बोलते हैं। तो आपको ये फुल फॉर्म पता होना चाहिए। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है कि पीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको अच्छे से आंसर देना है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है, टू प्रिस्क्राइब द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रेगुलेशन फॉर क्वालिफिकेशन एज फार्मासिस्ट, ऑल्सो नो एज एजुकेशन रेगुलेशन, टू रेगुलेट द मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड बाय इंस्पेक्टिंग द इंस्टीट्यूशन। थर्ड पॉइंट देखिए, टू रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन गारंटेड आउटसाइड द टेरिटोरी टू विच द फार्मेसी एक्ट 1948 extend for the purpose of qualifying for registration। 4 पॉइंट नंबर देखिए, to compile and maintain a central registration for pharmacists containing names of all registered person
मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो पर्सन्स हैं ये फार्मेसी मतलब जो पीसीआई है उसमें फंक्शन मतलब वर्क करते हैं। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि ये क्या है। ओके, तो ये वही लोग हैं जो कि फार्मेसी में पीसीआई में वर्क करते हैं, उनके फंक्शन। 5th नंबर में बताया गया है एनी अदर फंक्शन रिक्वायर्ड फॉर द फीचर ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948। तो इनमें से जो पॉइंट आपको इजी लग रहे हैं, मतलब लिखने तो पांचों ही है लेकिन इजी करके थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में लिखेंगे तो आपको दोबारा रिवाइज करने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो यहाँ पे इसको समझाने का मतलब अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख भी लेंगे 1 या 2 बार तो भी आपको ये समझ में आ जाना, क्योंकि इसमें से सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं और इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हिंदी में तो मैं इसको कवर ही कराऊंगी, लेकिन इसको समझना, जो पॉइंट हमें यहाँ से मिल जा रहा है वो हिंदी में नहीं मिलने वाला है, इसलिए यहाँ पे समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब आइए एजुकेशन रेगुलेशन, जिसे ER से भी डिनोट किया जाता है, तो इसको देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम सभी लोगों के लिए। द PCI आफ्टर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक regulation prescribe the minimum standard of education required for pharmacists. These are as following, मतलब कि PCI में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा गया है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड एज फॉर एडमिशन टू द कोर्स ऑफ फार्मेसी। सेकंड नंबर में बताया गया है ड्यूरेशन ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी एंड ट्रेनिंग, जो कि 3 मंथ की होती है कंप्लीट करने के बाद। थर्ड नंबर में बताया गया है जो हमारे प्रैक्टिकल्स वगैरह करवाए जाते हैं हरदम लैब में जाके, उसके बारे में बताया गया है। अंडरटेकन आफ्टर कंप्लीशन रेगुलर कोर्स। ओके, 4th पॉइंट देखिए, तो 4 पॉइंट में कुछ खास नहीं लिखा हुआ है। 5th पॉइंट में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बारे में बताया गया है। 6 पॉइंट में कहा गया है जो एग्जाम होते हैं उनको फुल अथॉरिटीज के साथ कराना चाहिए, होल्डिंग अप्रूव्ड एग्जामिनेशन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ER एग्जाम रेगुलेशन 19(1) कंडीशन कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल टू प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और सब अपेयर्ड इन डिप्लोमा इन फार्मेसी पार्ट 2 फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन, सारा मतलब कि कंप्लीट होना चाहिए। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, एग्जाम रेगुलेशन 19(1) के अंडर में एग्जाम होना चाहिए डिप्लोमा का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पॉइंट फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल डिस्पेंसरी में ट्रेनिंग होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है अदर हॉस्पिटल्स डिस्पेंसरी रिकॉग्नाइज्ड बाय PCI से वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है लाइसेंसिंग फार्मेसी केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट शॉप होनी चाहिए। ठीक है, या तो 4 पॉइंट में लिखा गया है लाइसेंसिंग ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हॉस्पिटल ट्रेनिंग के बारे में कुछ बताया गया इंपॉर्टेंट है, जो कि MCQ में पूछा जा सकता है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शैल बी ऑफ नॉट लेस देन 500 आवर्स, मतलब कि 500 घंटे से कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं। और नॉट लेस देन 3 मंथ, मतलब कि 3 महीने से भी कम नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट हॉस्पिटल ट्रेनिंग के बारे में। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। देखिए फार्मेसी किस पे डिपेंड होता है, वर्किंग नॉलेज ऑफ रिक्वायर्ड बाय द वेरियस एक्ट कवरिंग द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। एंड सेकंड नंबर में लिखा हुआ है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन, तो ट्रेनिंग करने से प्रैक्टिकल जो होते हैं उनसे क्या क्या पता चलता है, द हैंडलिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल अप्रेजेस इन कॉमन, मतलब कि हैंडल कर सकते हैं, जैसे कि कहीं पे भी दिक्कत है तो वो डिपेंड करता है अच्छी जगह ट्रेनिंग पे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है द रीडिंग ट्रांसलेशन एंड कॉपिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग चेकिंग ऑफ डोज, मतलब कि जो डॉक्टर का पर्चा होता है प्रिस्क्रिप्शन जिसे कहते हैं, उसमें डोजेस को कैलकुलेशन कैसे पेशेंट को देना है वो सब इसमें आता है। ठीक है, थर्ड नंबर पॉइंट में बताया गया है द डिस्पेंसिंग प्रिस्क्रिप्शन कॉमनली मेथड, क्या एडमिनिस्ट्रेटिंग रहेगी मेडिसिन का, ये सब पता चल जाता है। ठीक है, इसमें ट्रेनिंग करने के बाद, और क्या स्टोरेज रहेगा ड्रग का, मेडिकल का प्रिपरेशन कैसा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए क्या लिखा हुआ है,
पीसीआई में बिफोर सबमिटिंग एजुकेशन रेगुलेशन के साथ ही जब स्टेट गवर्नमेंट रिसीव्ड विथ 3 मंथ की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद एजुकेशन रेगुलेशन पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गैजेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन होने को रहता है। तो ये ईआर स्टेटस को एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट को कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग है अप्रूविंग ऑफ इंस्टीट्यूशन कंडक्टिंग फार्मेसी कोर्स एंड एग्जामिनेशन। तो ये सब तो मैंने देखा नहीं है कि कभी एग्ज़ाम में पूछा गया है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो एक बार रीड आउट कर सकते हैं। और अब इम्पोर्टेंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास भी बेवजह का नेट नहीं रहता है कि मैं फालतू की चीज़ें को रिकॉर्ड करूं और फिर आपका भी टाइम वेस्ट करूं और अपना भी। तो देखिए यहाँ पे ये भी मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ भी, वही सब घुमा फिरा के लिखा गया है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या लिखा है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट दिखाया गया है अप्रूवल ऑफ क्वालिफिकेशन गारंटेड आउटसाइड इंडिया। तो आउटसाइड इंडिया ये सब तो कभी पूछा नहीं गया है, और यहाँ पे इसी के जो आउटसाइड से किए हुए हैं उन्हीं के लिए सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट के बारे में बताया गया। अब यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन इन सेंट्रल रजिस्टर। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, पहले उनको सेंट्रल में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, फिर उनके स्टेट में, जैसे कि जिस जगह शॉप ओपन करना चाहते हैं तो उनके स्टेट में उसके बाद रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया है। और नेक्स्ट आगे का देखते हैं हम लोग पॉइंट, स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ये इंपॉर्टेंट है। द फार्मेसी एक्ट 1948 ऑल्सो प्रोवाइडिंग फॉर द कंस्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल इन ईच स्टेट। मतलब कि सभी स्टेट में फार्मेसी काउंसिल ने अपना रजिस्ट्रेशन सेंटर बना रखा था। 2 or more स्टेट कैन ऑल्सो एंटर into an agreement to for the joint state pharmacy council are otherwise the state pharmacy council of one state may serve the need of the other participating state. The state pharmacy council and the joint state pharmacy council have the following constitution. तो इतना तो ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट है, समझ में आता है सभी बच्चों को। ठीक है, अब देखिए रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। एक फार्मासिस्ट का कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए। द फार्मेसी एक्ट सीक टू रेगुलेट द एंट्री ऑफ पर्सन इनटू द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी एंड इंश्योर दैट ओनली पर्सन हैविंग द रिक्वेस्ट साइंटिफिक नॉलेज एंड ट्रेनिंग in this field enter the profession. The act provide for the registration of pharmacists in the state of India. The first registration of pharmacists in a state required to be provided by the state government. State government के द्वारा पहला registration होता है। After the constitution of the state pharmacy council, the maintenance of first and subsequent registration become to the responsible of the state council. The register of pharmacists include the following particulars. तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट नंबर में फुल नेम एंड रेजिडेंटल एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। जो रजिस्टर हो रहा है उसका पूरा नाम और उसका एड्रेस क्या है वो होना चाहिए। सेकंड नंबर डेट ऑफ his first entry in the register, qualification of the person of registration, professional address of the person, and in case employed person that name of the employee, such other particular as a may be prescribed। ठीक है, तो ये हो गया इनके पॉइंट्स। अब देखिए फर्स्ट रजिस्टर दिख रहा है ना आपको, कैसे होता है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए हम सभी लोगों को। तो इसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा आप लोग वीडियो को प्रेस करके। अब मिलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है क्वालिफिकेशन एंट्री इनटू द फर्स्ट रजिस्ट्रेशन। क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ 1 पर्सन, किसी एक पर्सन के रजिस्ट्रेशन के लिए फर्स्ट
पॉइंट हमारा सबसे पहले ये लिखा हुआ है, शुड हैव अटेंडिंग द एज, मतलब 18 साल से कम उसकी एज नहीं होनी चाहिए, प्रिस्क्राइब फ्री होना चाहिए, शुड बी रिसाइड स्टेट, कैरी आउट बिजनेस प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन द स्टेट। 4 पॉइंट, शुड हैव फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ए डिग्री आर डिप्लोमा इन फार्मेसी आर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आर a chemist and druggist diploma of an Indian university or state government or courses and other qualification guaranteed outside in which recognized and adequate of registration are और क्या होना चाहिए, ए डिग्री आर इन इंडियन यूनिवर्सिटी, अदर या डिग्री या डिप्लोमा कुछ भी होना चाहिए, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एलोन एक्सप्लेन द लेस देन 3 ईयर डिस्पेंसिंग एंड द कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग हॉस्पिटल dispensary or any when drug are regularly dispensary on the prescription of registered medicinal practitioner or नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ, शुड हैव पास्ड एन एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज एडिक्वेट ऑफ कंपाउंड एंड डिस्पेंसरीज। इसमें लिखा हुआ है शुड हैव दे एक्सपीरियंस नॉट लेस देन 5 ईयर इन डिस्पेंसिंग एंड कंपाउंडिंग, मतलब कि 5 साल से कम का उसको पास पूरा डिग्री जो बी फार्मा होता है वही इस पे कर सकता है कि जैसे कि उसका सेंट्रल रजिस्टर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब बताया गया है कि क्या कैसे स्टेप रहता है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन यहाँ पे ऊपर वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट था कि आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि फार्मासिस्ट की एक रजिस्ट्रेशन होने के लिए कितनी एज चाहिए होती, तो आपको ये बताना है 18 ईयर होनी चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। तो आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। Subscribe.